हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं तुम्हें एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। यदि अल्फ़ा और बीटा दो भिन्न भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं जहां पे मोड में बीटा का जो वैल्यू है वो 1 है, तब बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा रैंकिंग बीटा मोड में का मान ज्ञात करना है, ये मैं बताने वाला हूँ। अब वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो बिहार बोर्ड की क्लास 11 के मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर 5 जो होता है सम्मिश्र संख्या, उसका क्वेश्चन है। ये देख के तो तुम समझ ही गए होगे, लेकिन इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। इससे रिलेटेड सम्मिश्र संख्या से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी कन्फ्यूज़न तुम्हारी क्लियर सिर्फ इस क्वेश्चन से नहीं, इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जब सम्मिश्र संख्या हमने देखा कि क्वेश्चन सम्मिश्र संख्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि सम्मिश्र संख्याएं कहते किसको हैं। तो सम्मिश्र संख्याओं की शुरुआत कहाँ से हुई है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो, जब हम छोटे क्लासेस में थे तो हमने सीखा था कि किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है ना, जैसे मान लो 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है, 9 का वर्ग करते हैं तो 81 आता है, कुछ आता है, कुछ ना कुछ वर्ग आता है, स्क्वायर जो होता है कुछ आता है। लेकिन जब वर्गमूल की बात आती है तो 81 का जो वर्गमूल करते हैं वो हम प्लस माइनस 9 लिखते हैं, और फिर किसी भी संख्या का जैसे 64 का भी वर्गमूल करते हैं तो प्लस माइनस 8 लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो माइनस वाला 9 और माइनस वाला 8 है, माइनस वाले 8 का जो वर्ग होता है वो भी 64 ही होता है, और प्लस वाले 8 का भी वर्ग क्या होता है, 64 ही होता है। तो उसी तरह से 64 का जब वर्गमूल करते हैं तो माइनस 8 भी होता है और प्लस 8 भी होता है। तो ये जो माइनस वाला नंबर है ना, यही सारे हैं तुम्हारी। देखो, माइनस वाला नंबर रियल में तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि किसी क्लास में बच्चे हैं तो बच्चे या तो 0 होंगे या फिर प्लस में ही होंगे, कभी भी होंगे। बच्चों का नंबर कभी माइनस में नहीं हो सकता। तो जितनी भी चीज़ें इस तरह से वास्तविकता में नहीं हो सकती ना, वो सारे नंबर तुम्हारे काल्पनिक नंबर वाले आते हैं। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या आ गया तुम्हारा क्या, माइनस वाला जो पार्ट था वो काल्पनिक संख्या आ गया। तो काल्पनिक संख्याओं को सॉल्व करने के लिए, जैसे मान लो कि अब मैंने बताया कि माइनस 8 का जो वर्ग होता है वो 64 होता है, और 8 का जो वर्ग होता है वो भी 64 होता है। ठीक है, और 64 का जो वर्गमूल होता है वो प्लस माइनस 8 दोनों होता है। लेकिन अगर तुमसे पूछ दें कि माइनस 64 का वर्गमूल क्या आएगा, तो यहाँ पे आने के बाद होता था कन्फ्यूज़न कि भाई कन्फ्यूज़न तो हो गया कि अब ये माइनस वाला कहाँ से आ गया, माइनस वाले का हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो माइनस वाले को हैंडल करने के लिए एक नई तरीका, क्योंकि मैथमेटिशियन जितने भी होते हैं, मैथ्स पढ़ने वाले जितने भी होते हैं, वो नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, तुम्हें पता ही है। तो माइनस 64 का जो वर्गमूल करने का तरीका निकाला गया वो कुछ ऐसे निकाल दिया गया कि बोला गया ये जो है ये काल्पनिक संख्या है, क्योंकि माइनस में कोई संख्या और उसी का वर्गमूल निकाला, तो ये रियल नंबर तो होने से रहे। तो ये इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो इमेजिनरी नंबर्स को सॉल्व करने का एक तरीका निकाला गया। इसको लिखा गया √(-1) इंटू √14 64। अब ये 64 का जो स्क्वायर रूट आता है, वर्गमूल आता है, वो तो हमारा 8 हो जाता है। लेकिन ये जो रूट में -1 है, इसको मान लिया क्योंकि बताया गया कि ये काल्पनिक संख्या है, तो काल्पनिक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, आई मान लिया गया। आई फॉर इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, यानी कि रूट में -1 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, आई होगा। और इस तरह से हमें आज सम्मिश्र संख्या की शुरुआत हो गई कि सम्मिश्र संख्या में हमें पहले देखने को मिला आई। अब आई के बारे में कुछ चीज़ें जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे आई का वैल्यू √(-1) होता है, वही अगर आई का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करने का मतलब है -1 हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। इसी तरह से हमें जब आई क्यूब देखने को मिलेगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा क्या हमारा -i, और आई पे पावर अगर 4 है तो इसका वैल्यू हमें देखने को मिलेगा 1, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1 ही हो जाएगा। और ये वाला माइनस में आई कैसे होता है तुम समझ सकते हो, इसका स्क्वायर -1 होता है, और -1 में आई जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -i आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमें काल्पनिक संख्या तो देखने को मिली। अब आते हैं सम्मिश्र संख्या पे कि सम्मिश्र संख्या क्या है। तो जैसे मान लो कोई सम्मिश्र संख्या, जैसे ये 8 क्या है, 8 हमारा वास्तविक संख्या है, और 8 में प्लस करके लिखें या माइनस करके लिखें, 8 + 4i लिखें या 8 - 4i लिखें, ये दोनों के दोनों, ये काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, ये काल्पनिक संख्या, ये वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को जब मिलाते हैं तो इससे बनती है हमारी सम्मिश्र संख्या। तो अब तुम लोग जान चुके हो कि सम्मिश्र संख्या क्या है और आई का क्या रोल रहता है इन सब में। तो अब हम लोग देखते हैं आगे की, जैसे मान लो कोई सम्मिश्र संख्या z हम मान लेते हैं, z बराबर, तो z बराबर ले लेते हैं, क्या ले लें, मान लो 4 + 3i लिख दिया, यह है z। ठीक है, तो z से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे सम्मिश्र संख्या में सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मापांक और पूर्णांक पता करो। ठीक है, तो मापांक निकालने के 2 तरीके होते हैं। मैं पहला वाला तरीका बता देता हूँ कि मापांक का मतलब होता है मोड में z। ठीक है, और मापांक से भी पहले कुछ जान लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको जो जो देखने को मिला है, जैसे मोड में लिखा हुआ ना,
मोड में बीटा का वैल्यू 1 है, यानी कि ये बीटा जो समिश्र संख्या है उसका जो मापांक है वो 1 आया हुआ है। अब ये मापांक क्या होता है इसको समझ लो। मापांक का फॉर्मूला होता है मोड में z, यानी कि इस वाले को अगर हम समिश्र संख्या मानते हैं तो उसको z से निरूपित करते हैं, और मोड में z यानी कि मापांक का मतलब होता है रूट अंडर रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी z का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे रियल z और इमेजनरी z क्या हो समझ लो कि ये समिश्र संख्या में एक वास्तविक वाला भाग होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि समिश्र संख्याएं जो होती हैं वास्तविक और काल्पनिक का मेल होता है। तो इसमें तुमको वास्तविक वाला भाग दिखेगा ये वाला, ये वास्तविक संख्या थी और ये काल्पनिक संख्या थी। तो काल्पनिक संख्या को हम लोग को इसका जो रियल z होता है, इसमें रियल z जो होगा आरी z जिसको बोलेंगे वो होगा 4, और इमेजनरी z जो होगा वो होगा 3। आई को नहीं लिखेंगे क्योंकि आई बस यही बता रहा है कि आई जिसके भी साथ में रहेगा वो इमेजनरी वाला पार्ट हो जाएगा, तो आई यानी कि सिर्फ 3 लिखेंगे। तो उस तरह से जो हमारा मापांक आ जाएगा वो आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इस तरह से कैंसिल चलो कर ही लेते हैं। 16 प्लस 9 रूट में 25, और रूट में 25 को हम लिख लेंगे 5। ऐसे -5 भी होता है लेकिन +5 से हमारा काम चल रहा है, तो तुम्हें पता है ना ज़रूरत के हिसाब से हम काम करते हैं, कभी प्लस लेते हैं कभी नहीं भी लेते हैं। तो इस तरह से समझ लो कि 5 - 5 भी कह सकते हो कि वो तुम्हारा क्या आ गया मापांक। तो इस तरीके से हम लोग मापांक निकालते हैं, ठीक है। अब मापांक के बाद कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे मान लो व्युत्क्रम, किसी भी समिश्र संख्या का व्युत्क्रम हम कैसे निकालते हैं। तो चलो व्युत्क्रम सीख लेते हैं। तो व्युत्क्रम किसको कहते हैं वो भी देख लो। व्युत्क्रम होता है जैसे मान लो दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करने पे क्या आ जाए 1 आ जाए। दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करने पे 1 आ जाए, वो दोनों संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती हैं। तो अब समझो यहाँ पे व्युत्क्रम क्या होगा, तो हम जानते हैं जैसे क्या लिख दूँ, यही संख्या देखते हैं ना, इसी का व्युत्क्रम चाहिए। जैसे मान लो व्युत्क्रम समझाता हूँ कि 1/8 है, इसका किस में गुना करेंगे कि 1 आ जाए, तो हम 8 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, मालूम है। अगर हम 6/4 की बात करें तो किससे गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो हम 4/6 से गुना कर देंगे, यानी कि 4/6 का जो व्युत्क्रम है वो 6/4 है। 1/8 का व्युत्क्रम 8 है, 8 का व्युत्क्रम 1/8 है। तो ये तुम समझ सकते हो किसी भी संख्या का जो व्युत्क्रम होता है ना, जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि 6 का व्युत्क्रम बताओ तो तुम 1/6 बोल सकते हो। 2/3 का व्युत्क्रम पूछा जाए तो 3/2 बोल सकते हो। तो इस तरह से इसका व्युत्क्रम अगर तुमसे पूछा जाए तो व्युत्क्रम तुम क्या बोलोगे 1/z, यानी कि 1/4 प्लस 3i। और ये डायरेक्ट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि बटा में हम लोग जैसे रूट में कभी आता है हमारा बटा में कुछ आता है ना, हर जो है वो i के रूप में नहीं रहता है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसको हमको a प्लस IB के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। a प्लस IB के रूप में व्यक्त करने का मतलब है कि इस तरह से हमको दिखाना पड़ेगा कि a प्लस i में b का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह से हमको दिखाना होगा। तो इस तरह से इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रमेयीकरण कर देते हैं। 4 - 3i से इसका प्रमेयीकरण कर देते हैं हम लोग। तो प्रमेयीकरण करते हैं तो ऊपर में तो हमें मिल जाता है 4 - 3i, नीचे क्या मिलता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16, और माइनस में 3i का स्क्वायर करेंगे तो 9i स्क्वायर आएगा। और ये जो 9i स्क्वायर है, i स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, i स्क्वायर का वैल्यू -1 आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। तो -1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये +9 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें मिलेगा 4 - 3i/25। और इसको जब लिखेंगे a प्लस IB के रूप में, ये आएगा हमारा 4/25 माइनस 3i/25, जहाँ पे a हो गया ये वाला पार्ट हमारा और b हो गया हमारा ये वाला पार्ट, जिसमें से i वाला तो चला गया, ये माइनस में b आएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस हमारा आया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं किसी भी समिश्र संख्या का व्युत्क्रम। अब आते हैं यहाँ पे मोड में, जैसे कि यहाँ पे लिखे अल्फ़ा के ऊपर रैकरिंग लगा हुआ है। रैकरिंग का क्या मतलब होता है उसको भी समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि कोई कमेंट करके बताता है तो ही मुझे पता चलेगा ना कि किसी को समझ में भी आ रहा है। अदरवाइज़ मैं वीडियो बैठ के बना रहा हूँ और किसी के काम ही नहीं आ रहा तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे वीडियो बनाने का, है ना। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करना कि हाँ किसी के तो काम आया ये वीडियो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या कहा, रैकरिंग z लिखा हुआ था, z बराबर क्या लिखा था 3 + 4i, जो भी हो। अब अगर यहीं पे रैकरिंग लगा हुआ है, z के ऊपर रैकरिंग लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो माइनस वाला पार्ट प्लस वाला है ना वो माइनस में आ जाएगा। ये होता है रैकरिंग का मतलब, ठीक है। अब तुम्हें z का मालूम है, z
इसको बार भी बोलते हैं, ठीक है। तो z और z बार दोनों का मतलब मालूम है। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो कि अब जब इसका मापांक निकालना हम सीखते हैं, मापांक हमने जाना था कि मोड में लिखते हैं, मोड में z बराबर क्या हो जाता है हमारा, रूट अंडर आर ई जेड का स्क्वायर, रियल जेड का स्क्वायर प्लस आई एम जेड का स्क्वायर। इसको शॉर्ट में लिखने का भी एक तरीका होता है, वो तरीका होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि कोई भी समिश्र संख्या तुम्हारे सामने है ना, उसको पहले ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कर दो। जैसे मान लो इस वाली की बात करते हैं हम लोग, इसको अगर ए प्लस आई बी से तुलना कर देते हैं तो ए बराबर हमारे मिल जाता है 3 और बी बराबर मिल जाता है, मतलब ए की तुलना करते हैं वास्तविक वाले से, बी आई बी की तुलना करते हैं काल्पनिक वाले से। तो ए का तुलना 3 से किया तो ए बराबर 3 आया, और बी 4i की तुलना बी आई से किया तो बी बराबर हमें 4 मिल गया। तो ए और बी का मान मिल गया। तो उस तरह से हम जब मोड z निकालते हैं तो रूट अंडर, ये बिल्कुल वैसा ही है, बस रियल की जगह पे हम एक लिख देते हैं रियल z की जगह पे, और इमेजनरी z की जगह पे हम b लिख लेते हैं, और कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे हम जब इसको निकालेंगे तो ये हमारा अभी 5 जब आया था थोड़ी देर पहले वही वाला है, तो 5 ही आएगा। ये बात तो तुम समझ गए। दूसरा हम इसमें ये समझने, इसको फिर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था z बार, जिसको रैकरिंग भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से तो z बार का जो आया था माइनस में आया था, तो हम जानते हैं मोड z जो आया था वो हमारा कितना आया था, 5। लेकिन तुम्हें मालूम है कि मोड में z बार अगर तुम रखते हो तो ये भी 5 ही आएगा। क्यों 5 आएगा? क्योंकि इसमें तुम्हारा माइनस में तो 4 आया है। जैसे मान लो इसमें अगर रखते हैं a बराबर तो हमारा 3 है, b बराबर क्या है, इस फॉर्मूले पे अगर रख के देखते हैं। चलो इस फॉर्मूले पे रख के बताता हूँ मैं तुम्हें कि अगर मोड में z रखते हो बार, ठीक है, तो रूट अंडर आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a का वैल्यू क्या लिया था हमने, 3, a बराबर 3 और b बराबर -4। -4 क्यों? क्योंकि ये माइनस था और तुलना हमने किससे की थी, तो a प्लस आई बी से किया था तुलना, क्योंकि समिश्र संख्या को निरूपण a प्लस आई बी के रूप में ज़्यादातर किया जाता है। तो a प्लस आई बी से जब तुलना किया तो b बराबर आया हमारा, b प्लस में था, 4 माइनस में था, तो b बराबर -4 आ गया। और इसको जब हम इसमें रखते हैं तो a की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर। अब -4 का जो स्क्वायर है वो भी तो प्लस में ही आएगा ना, तो इस तरह से इसका जो मान आएगा वो कैंसिल आउट होकर 5 ही आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि मोड में अगर z बार भी रहेगा तो उसका भी वैल्यू क्या होता है, इसके बराबर ही आता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी इसके बराबर ही आता है। तो कंक्लूज़न, हम इस कंक्लूज़न पे पहुँचे कि हाँ क्या हो गया भाई, z इंटू z, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों का जब गुना होगा तो मोड में z का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों z का स्क्वायर हो जाएगा? क्योंकि इसका भी वैल्यू उतना ही आया था, इसका भी वैल्यू उतना आया था, तो मोड में z का स्क्वायर हम इसको कह सकते हैं। और तुम्हें मालूम है कि मोड वाले का क्या नियम है कि मोड में a बाई बी अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं मोड में a अपॉन मोड में b, और अगर a इंटू बी लिखा हुआ है मोड में तो इसको भी लिख सकते हैं मोड में a इंटू मोड में b। तो जब इस तरह से हम लिख सकते हैं तो ये दोनों जो है मल्टीप्लाई होकर, तो हमारा ऐसे तो हम डायरेक्टली लिख ही सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, समझो इसको, z इंटू जेड पे रैकरिंग बराबर मोड में z का स्क्वायर, ये वाला। तो इसको भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ करने वाले हैं, तो चलो इसको भी ध्यान में रखेंगे अब से, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, ध्रुवीय रूप में निरूपण मैंने नहीं बताया। जैसे मान लो किसी समिश्र संख्या का तुम्हें ध्रुवीय रूप में निरूपण करना है, क्वेश्चन देख लेते हैं बुक से। तो ध्रुवीय, अब इस समिश्र संख्या को हम क्या करना है, ध्रुवीय रूप में निरूपित करना है। तो ध्रुवीय रूप में निरूपित करने के लिए एक तरीका होता है, इसकी तुलना करते हैं हम लोग r cos थीटा प्लस r i sin थीटा से। तो ये वाला पार्ट जो है रियल वाला है, जिसकी तुलना रियल वाले से करेंगे, और ये इमेजनरी वाला है जिसकी तुलना इमेजनरी वाले से करेंगे। तो जब रियल वाले से कंपेयर करते हैं तो r cos थीटा बराबर हमें क्या मिलता है, √3, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा r sin थीटा का जब कंपेयर करते हैं तो उसका वैल्यू हमें मिलता है 1। क्यों मिलता है? क्योंकि और कुछ तो है नहीं, i का i हट गया, r sin थीटा बराबर 1। तो अब इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब समीकरण 1 को वर्ग करके समीकरण 2 के वर्ग में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर। तो ऐसा करने से हमें इधर क्या मिल जाएगा, चलो ऊपर वाले को हटाते हैं और समझते हैं। यहाँ हमें मिलेगा क्या, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर में इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस में 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो r स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में मिल गया 4।
आर स्क्वायर बराबर हमें मिला 4, तो आर बराबर क्या आ गया हमारा 2। आर का वैल्यू हमें मिल गया 2। अब ये जो आर का वैल्यू हमें मिला हुआ है, ऐसे माइनस में भी आता है लेकिन प्लस वाला लेके चल रहे हैं यहाँ पे, कि आर का वैल्यू हमें जब मिल चुका है तो आर का वैल्यू हम इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे और उससे थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो आर की वैल्यू इसमें रख के देखते हैं। समीकरण 1 में जब आर की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा साइड में लिखो, √3 + i है ना। समीकरण 1 में जब आर की वैल्यू रखते हैं तो आर कॉस थीटा बराबर हमारा है √3। आर का वैल्यू 2 रखा तो कॉस थीटा बराबर हमें मिला √3/2, ठीक है। कॉस थीटा बराबर अगर √3/2 है तो थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है तुम जानते हो, थीटा का वैल्यू हो सकता है तुम्हारा 30 डिग्री, ठीक है। आगे देखो 30 को हम लोग π/6 भी लिखते हैं, तो π/6 लिख लेता हूँ मैं। दूसरा, अब थीटा का वैल्यू जब हमें मिल चुका है, यहाँ पे भी साइन थीटा बराबर क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। 1/2 कैसे आ जाएगा 1 के नीचे, और आर का वैल्यू आया था 2, तो 1/2 यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे भी मिला π/6। तो अब क्या करेंगे, ध्रुवीय रूप में जो निरूपण किया था हमने, किसमें, थीटा का वैल्यु हमें मिल गया, आर का वैल्यू हमें मिल चुका है। तो आर और थीटा का वैल्यू को हम क्या करेंगे, आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा में पुट कर देंगे। तो 2 cos π/6 प्लस 2 i साइन π/6, ये हो जाएगा हमारा ध्रुवीय रूप में निरूपण। अब ये ध्रुवीय रूप में निरूपित करते समय तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है बस, कि अगर ये दोनों प्लस में है तो ये प्रथम चतुर्थांश में आएंगे, और दोनों में से एक माइनस में है, दोनों माइनस में है अगर, तो ये तृतीय चतुर्थांश में आ जाएंगे। तो ये चतुर्थांश वाला अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, अगर तुम्हें ज़रूरत होगी तो किसी और वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इसके लिए बस इतना ही देखेंगे। जब हम किसी समिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में लिखते भी हैं ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस ये थीटा के रूप में आ जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा। इसको जब सॉल्व करोगे तुम, सॉल्व करने के बाद ये वापस से यही आ जाएगा। तो कभी अगर तुम कभी ध्रुवीय रूप में निकालो और तुम्हें समझ में ना आ रहा हो कि ये सही है कि गलत है, तो उसमें इसका वैल्यू रख दो। वैल्यू रखने के बाद ये वापस से इतना ही आ गया, इसका मतलब तुम्हारा सही है, नहीं तो वो गलत है, ठीक है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमारा है, इसको भी तो सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो इसमें क्या है, मोड में बीटा बराबर 1 है। अब यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि हम अल्फ़ा बराबर कोई समिश्र संख्या ले सकते हैं, जैसे a1 + i b1, और बीटा बराबर क्या ले सकते हैं, a2 + i b2, ठीक है। अल्फ़ा बीटा ये ले सकते हैं, दो अलग अलग समिश्र संख्या हैं जहाँ पे मोड में बीटा बराबर 1 लिखा हुआ है। तो अब इसको जब तुम ये ले तो लोगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अगर तुम देखोगे ना, तो इस तरह से अगर लेके चलते हो, मान के चलते हो, तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। जैसे त्रिकोणमिति में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको तुम अगर मान के चलने की कोशिश करते हो कुछ, तो मतलब एक कहावत है ना कि अगर मुझे यहाँ से अपने पड़ोसी के घर जाना है, तो पड़ोसी के घर जाने का एक रास्ता होता है, अगर मैं दूसरा रास्ता पकड़ लूँगा तो पहुँच सकता हूँ, कभी ना कभी पहुँच जाऊँगा, लेकिन कब पहुँचूँगा उसका आइडिया नहीं। तो बिना मतलब का लेंदी रास्ता हमें नहीं चुनना, हमें बस क्या करना है, इसको नॉर्मल इस तरीके से बस मान के सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। चलो तो कैसे करते हैं, देखो इसको जैसे मान लिया मैंने, लिखा बीटा माइनस अल्फ़ा, माइनस में 1 माइनस अल्फ़ा बार इंटू बीटा। अब इसमें अगर मैं बीटा बार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा, अच्छा ऊपर करते ही नहीं अभी, ठीक है, नीचे वाला में हमारा वही आ ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये जैसे वैसे ही रहने देते हैं, बीटा माइनस अल्फ़ा और बाहर में बीटा बार, बटा में क्या होगा, बीटा का वो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बीटा पे बार माइनस अल्फ़ा जो है हमारा, अल्फ़ा पे बार बीटा इंटू बीटा बार। अब इसको सॉल्व करना है हमें। देखो यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे बीटा इंटू बीटा बार है। अब बीटा पे जब तुम्हारा जैसे z वाला मैंने बताया था, z बराबर a + ib अगर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मोड z जो होता है वो क्या हो जाता है, ये मोड z बोल रहा हूँ सॉरी, z पे अगर बार लिखते हैं तो ये माइनस में आ जाता है हमारा, ठीक है। और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे, z इंटू z बार का मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम्हें देखने को मिलेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का मतलब है a + b इंटू a - b, यानी कि a² - b², है ना, a² - b²। इसको सॉल्व करोगे तो a² -
बी स्क्वायर और आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो इस आई स्क्वायर की जगह पे -1 रखेंगे तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, ये मिलेगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, मोड में z का स्क्वायर होता है, क्योंकि मोड में z क्या होता है, अब देखो z के लिए a प्लस आई भी लिखा है, तो मोड में z क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हमारा हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग मोड में z का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह से बीटा का बीटा में जब मल्टीप्लाई होगा, बीटा बार में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, इसको इरेज करता हूँ, कहाँ पे इरेज करना था भाई, चलो इरेज करता हूँ, समझो कि अब हमारे यहाँ पे बीटा का बीटा बार में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बीटा का जब बीटा बार में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि z का जब z बार में मल्टीप्लाई हुआ था तो ये मोड में z का स्क्वायर हो गया था, तो बीटा का बीटा बार में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मोड में बीटा का स्क्वायर होगा, लेकिन मोड में बीटा का वैल्यू तो हमारे पास 1 आया हुआ है, यानी वहाँ 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1। तो चलो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, हमारा आ गया यहाँ पे क्या, फिर से बीटा माइनस अल्फ़ा। अच्छा एक और चीज़, चलो पहले इसको लिख लेते हैं, बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, और बाहर में बीटा जो है वो तो बीटा बार जो है वो तो है ही है, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं। अब देखो समझना, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि a बाई बी अगर मोड में है तो इसको मोड a बटा मोड b करते हैं, ठीक है। अगर a माइनस बी a माइनस बी मोड में है, इसको भी हम लोग मोड में a माइनस मोड में b करते हैं, ठीक। तो इस हिसाब से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। ऊपर मोड में बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, नीचे और बाहर में मल्टीप्लाई मोड में बीटा बार डिवाइडेड बाय मोड में बीटा माइनस अल्फ़ा। अच्छा एक और चीज़ होता है कि अगर तुम्हारा इस तरह से a माइनस बी अलग अलग हो तो ये ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको भी कर सकते हैं वैसे हम लोग मोड में। अब देखो ये जो है इससे कट जाएगा, कैसे कटेगा ध्यान से देखना। जैसे मान लो अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे अभी मैंने बोला था कि मान के नहीं करेंगे, लेकिन समझाने के लिए मान रहा हूँ। जैसे अगर मैं कुछ थोड़ा सा ऐसे कि जैसे मान लो अगर अल्फ़ा बराबर a1 प्लस IB1 है, ठीक है, और बीटा बराबर a2 प्लस IB2 है, ठीक है। तो बीटा माइनस अल्फ़ा हमारा क्या आएगा, तो बीटा माइनस अल्फ़ा हमारा आ जाएगा a2 माइनस a1, ठीक है, a2 माइनस a1 और प्लस माइनस 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 बीटा माइनस अल्फ़ा क्या ना, तो प्लस ही आएगा, प्लस IB2 माइनस B1, ये हो जाएगा हमारा क्या, बीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, बीटा माइनस अल्फ़ा। और वही बीटा माइनस अल्फ़ा पे अगर रैकरिंग लगाते हैं, ये बार लगाते हैं, तो क्या आएगा, तो बार लगाने का मतलब है कि प्लस वाला तुम्हारा माइनस में हो जाना है, तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, a2 माइनस a1 माइनस में IB2 माइनस B1, ये वाला पार्ट आएगा। लेकिन जब दोनों को मोड लगाते हैं तो मोड लगाने का मतलब है रियल वाले का स्क्वायर प्लस इमेजनरी वाले का स्क्वायर, रियल वाले का स्क्वायर प्लस इमेजनरी वाले का स्क्वायर। तो दोनों का मोड तो पहले से लगा हुआ है दोनों का, तो मोड लगा हुआ है यानी कि जब भी इसका, अब तुम्हें मालूम है कि ऐसे समझना, ये वाला पार्ट बटा ये इतना बटा इतना हमारा दिख रहा है, ठीक है। मोड में अगर ये दिया रहता है तो मोड में z का क्या मतलब होता है, तुम्हें मालूम है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो मोड में जो z रहता है, z पे रैकरिंग अपॉन में z पे, मतलब मोड में z पे रैकरिंग हो बटा में z हो, तो ये दोनों तो तुम्हारा क्या आएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही आ जाएगा ना एट द एंड कट पिट के, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हें मिलेगा मोड में b का रैकरिंग। चलो तो अब इसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो जो चीज़ मैंने अभी यहाँ पे किया, जो चीज़ मैंने यहाँ पे किया कि
मोड में बीटा हो या मोड में बीटा पे बार हो, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि दोनों का वैल्यू तो वही रहेगा, √A² प्लस B² वाला ही रहेगा, A² प्लस B² ही रहेगा। तो इस वजह से अब ये जो है तुम्हारा इसके बराबर होगा और इसका मान कितना था? 1 दिया होता, तो इसकी जगह पे भी हम 1 रख सकते हैं और इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। तो ये कट पिट के हमारा क्या आया अंत में? 1। और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना कि समझ में नहीं आया है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।